नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबिन गर्ग और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल ब्रेन टीजर में। आज इस वीडियो में हम डाइस को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी कंपटीशन टेस्ट में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है, चाहे स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिशन टेस्ट। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, डाइस को हिंदी में पासा भी बोला जाता है। इस लॉकडाउन में आप सभी ने लूडो खेली होगी। उस लूडो के अंदर जो गिट्टा यूज किया जाता है, जिसे हम गिट्टा बोल देते हैं, उसे ही एक्चुअल में डाइस बोला जाता है। अगर मैं बात करूं उस गिट्टे की, तो उस गिट्टे की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे मेरे पास एक ये डाइस ही है, ये मैंने घर पे बनाया है, कल सारी रात इसी पे लग गई। तो क्या है इसके अंदर विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली विशेषता जो है, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यूब की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर 3 भुजाएं होती है, 3D होता है। 2D 3D, 2 डायमेंशनल हमारे पास होते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। समझ में आ रही है बात? 2 डायमेंशनल मतलब 2 भुजाएं, जिसके अंदर 2 भुजाएं हो वो 2 डायमेंशनल कहलाता है। 3 डायमेंशनल मतलब जिसके अंदर 3 भुजाएं हो वो 3 डायमेंशनल कहलाता है। ये डाइस हमारे पास 3 डायमेंशनल है, जिसके अंदर 3 भुजाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम मूवी देखते हैं। मूवी भी 2 तरह की होती हैं, 2D 3D। आजकल तो 4D भी 4K के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। पर अगर मैं बात करूं, हम सिनेमाज में जाते हैं, 2D मूवी देखते हैं, 3D मूवी देखते हैं, उनके अंदर डिफरेंस क्या है? क्या फ़र्क होता है कि 2D मूवी देख के आए, हम 3D मूवी देख के आए? एक्चुअल में हमें क्या मिलता है? 3D मूवी थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने चल रही हो। ऐसा क्यों होता है? वो उसके अंदर हाइट मिल जाती है हमें। हाइट मतलब जैसे डिस्टेंस जो हमारे और उस कैरेक्टर के बीच में होता है, वो हमें शो होता है, हमें महसूस होता है, फील होता है। उसे कहते हैं हम 3D। यानी कि हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया है। 2 ऑब्जेक्ट लंबाई चौड़ाई होने के साथ साथ ऊंचाई भी आ जाती है। जब 3 ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाते हैं तो हम उसे 3D कहते हैं। ये डाइस भी 3D ही है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब क्यों है? क्योंकि तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की 3 भुजाएं एक जैसी हैं। अगर ये अलग अलग होती तो क्यूबॉइड बन जाता। अभी यहां पे ये तीनों एक जैसी हैं तो ये क्यूब बन गया है। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि एक डाइस जो है वो परफेक्ट क्यूब है। एक बात। दूसरी बात क्या होगी? इसके अंदर 6 भुजाएं हैं तो नंबर भी 6 लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये चीज का ध्यान रखना है। कोई भी संख्या मिसिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 हो ही ना, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई संख्या रिपीट हो जाए, जैसे 2 2 बार आ जाए, 3 2 बार आ जाए। तो क्या विशेषताएं मिली मुझे? पहला, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। दूसरी, कोई भी संख्या मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और चौथी, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया हमारे पास। आज हम इस वीडियो के अंदर 2 टाइप डिस्कस करेंगे, यानी कि डाइस 2 टाइप की होती है। पहली टाइप क्लोज डाइस और दूसरी टाइप ओपन डाइस। इस वीडियो के अंदर हम क्लोज डाइस को डिस्कस करेंगे। क्लोज डाइस मतलब बंद डाइस, जैसे ये बंद है। और ओपन डाइस क्या होती है? मैं इसको खोल दूं। बात समझ में आई है? क्लोज डाइस जो बंद होगी, ओपन डाइस जो खुली होगी। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं, समझते हैं क्या होता है डाइस। अब अगर मैं इस बात को करता हूं, इसके अंदर 6 फेजेस हैं। फेजेस मतलब साइड मतलब सरफेस भी बोल सकते हो आप, इसे सतह भी बोल सकते हो, और हिंदी में इसको फलक बोला जाता है। समझ में आई बात? हिंदी में इसको फलक बोला जाएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा, 5 फलक के विपरीत बताएं हिंदी में। इंग्लिश में इसको साइड बोल देंगे और अपोजिट बोलेंगे कि 5 के अपोजिट बताएं, 6 के अपोजिट बताएं। समझ में आया? अब हमारे पास 5 यहां पे है, तो इसके डायरेक्ट पीछे क्या है? 2। तो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। समझ में आई ये बात? एक और छोटी सी बात हम समझते हैं कि इस डाइस के अंदर 6 भुजाएं हैं, तो हमें मिनिमम कितनी साइड दिखाई देंगी एक टाइम पे? एक ही। और मैक्सिमम कितनी दिखाई देंगी? 3 दिखाई देंगी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 की, ये देखो 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको। 1 2 और 3, यहां पे मैक्सिमम ये तीनों ही दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं इससे चौथे को देखने लगूंगा तो तीसरा हट जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि एक डाइस की मैक्सिमम हमें 3 साइड दिखाई देती है, मिनिमम हमें 1 साइड दिखाई देती है। अब अगर मैं बात करता हूं 5 और 2 की, जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये थ्योरी नंबर 1 है, इसे नोट करेंगे आप और इसे समझेंगे भी। ये थ्योरी नंबर 1 एक्चुअल में है क्या? ये डाइस से रिलेटेड है।
क्या है थ्योरी नंबर 1 कि 5 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। ये 2 है, यहां पे 5 आ गया, तो 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यानी कि कोई भी दो साइड जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ये कहती है थ्योरी नंबर 1। अब थ्योरी नंबर 2 बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या अपोजिट है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि 3 और 4, जैसे यहां पे लेते हैं हम 4 और 5, ये ले लेते हैं हम 4 और 5 एक दूसरे के क्या है, एक साथ लगते ही हैं। अगर ये दोनों एक साथ लगते ही हैं तो ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। यानी कि 4 के अपोजिट 5 नहीं आएगा और 5 के अपोजिट 4 नहीं आएगा। बात समझ में आई? यानी कि हमने दो थ्योरी पढ़ी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहली थ्योरी क्या है कि जो साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगी, और दूसरी जो साइड एक साथ दिखाई देती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट दिखाई नहीं देंगी। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो हमने बात की थी क्लोज्ड आइस की, इसके दो भाग होते हैं आगे। यानी कि क्लोज्ड आइस दो टाइप की होती है। पहली हमारे पास होगी स्टैंडर्ड आइस और दूसरी होगी नॉन स्टैंडर्ड आइस। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, स्टैंडर्ड आइस मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड आइस अमानक पासा। समझते हैं स्टैंडर्ड आइस क्या होता है। अब स्टैंडर्ड आइस नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडर्ड जो कंप्लीटली परफेक्ट हो। कंप्लीटली परफेक्ट का मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जिससे मैं खेल सकता हूं, क्या कहलाएगा? वो स्टैंडर्ड आइस कहलाएगा। और नॉन स्टैंडर्ड आइस जो नॉन परफेक्ट हो, जिससे मैं खेल नहीं सकता हूं। बात समझ में आई? परफेक्ट डाइस, नॉन परफेक्ट डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिससे मैं खेल सकता हूं, जिससे मैं खेल नहीं सकता। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड डाइस की, अब यहां पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, डाइस जो बनी हुई है उसके 3 वेरिएंट यानी कि 3 भुजाएं आपको दिखाई गई हैं। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डाइस की हमें मैक्सिमम 3 ही साइड दिखाई देंगी। तो जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा वो 2D में आएगा, 3D में नहीं आएगा। तो जब 2D में आएगा तो हमें मैक्सिमम कितनी साइडें दिखाई देंगी? इस डाइस की 3 साइडें दिखाई देंगी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आता है कि 1 2 3, ये हमारे पास लिखा आ गया कि 1 2 3, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। और क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा। ये सिंगल डाइस है। सिंगल डाइस मतलब यहां पे सिर्फ एक ही डाइस दी गई है। हमें यहां पे ये देखना है कि ये डाइस है कौन सी, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। हमें ये निकालना आना चाहिए, हमें पहचान आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस कैसी होती है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कैसी होती है। हमें पता लग जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा, समझते हैं। अगर मैं इस बात की कहूं, इसकी डाइस की एक और विशेषता होती है। 3-4 विशेषता हमने पहले सीखी है। एक और विशेषता होती है क्या, हर डाइस के अंदर जो परफेक्ट डाइस होगी, जिससे मैं खेल सकता हूं। आप जो लूडो खेलते हो उसकी जो गिट्टा यूज करते हो उसके अंदर भी देखना आप, क्या होती है विशेषता कि आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़, आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ हमेशा 7 मिलेगा आपको। जैसे 1 है यहां पे, तो 1 के अपोजिट क्या मिलेगा आपको? 6। यहां पे 5 है, 5 के अपोजिट क्या मिलेगा? 2। यहां पे 4 है, 4 के अपोजिट क्या मिलेगा? 3। ये बात समझ में आ गई? यानी कि आमने सामने अपोजिट जो हमारे पास साइड होंगी उनका जोड़ हमेशा 7 मिलेगा। किसमें? स्टैंडर्डाइज में। और नॉन स्टैंडर्डाइज में ऐसा नहीं होगा। तो बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। तो हमारे पास जो यहां पे डाइस दी गई है, हमें यह देखना है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। तो स्टैंडर्डाइज के लिए देखेंगे क्या, 1 2 3, मेरे पास 3 डाइस आई हैं। अब 3 साइड आई हैं ये, पर इनके एग्जैक्ट पीछे कौन कौन सी नंबरिंग है मुझे मालूम नहीं है। जो हमें यहां पे दे रखी है 1 2 3, हम यहां पे इन 3 में से किसी 2 का जोड़ करेंगे। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 3, यानी कि 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, और 3 + 1 = 4। समझ में आई बात? यानी कि हमारे पास टोटल जो आया वो क्या आया? 3 आया, 5 आया, 4 आया। हमारे पास 7 आया नहीं आया। अगर इन सभी का जोड़ 7 है तो डाइस होगी अमानक, और अगर जोड़ 7 नहीं है तो डाइस होगी मानक।
अब ये उल्टा कैसे है? आपको पहले तो बताया गया क्या था कि जोड़ आमने सामने का क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर जोड़ 7 है तो हमारे पास स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। कब? आमने सामने का। अभी बात चल रही है एक साथ का, इन दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आमने सामने का जोड़ 7 है, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड। और अगर साथ लगते का जोड़ 7 हो जाए तो आमने सामने का जोड़ 7 कैसे होगा? इसलिए हम क्या करते हैं कि साथ लगते संख्याओं का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। देखो मैं यहां पे भी दिखाता हूं आपको, ये है 1 2 3, 1 2 3। अब इधर अगर हम देखते हैं, मुझे 2 के अपोजिट क्या चाहिए? एक्चुअल में 5 चाहिए। अगर 2 के साथ लगते ही 5 होगा और यहां पे इनका जोड़ 7 हो जाता, तो क्या मैं 2 के अपोजिट लिख सकता था 7? 5 नहीं लिख सकता था। 5 क्यों नहीं लिख सकता था भाई? साथ में बैठा है, लास्ट में कैसे होगा? बात समझ में आई? यानी कि इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों उल्टी बातें हैं पर एक्चुअल में बात एक ही है। क्या बोली गई है कि हमें साथ लगते वाली संख्याओं का जोड़ 7 नहीं चाहिए, तभी डाइस स्टैंडर्ड होगी। अब हमें यहां पे दिखा कि जोड़ कितना आया, या तो 3 आया या 5 आया या 4 आया, जोड़ 7 नहीं है। अगर जोड़ 7 नहीं है तो डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड होगी। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो ऐसे केस में हमें क्या आंसर चाहिए? हमें 1 के अपोजिट चाहिए, 2 के अपोजिट चाहिए और 3 के अपोजिट चाहिए। तो 1 के अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? 7 - 1 = 6। 2 के अपोजिट कैसे निकालेंगे? 7 - 2 = 5। और 3 के अपोजिट कैसे निकालेंगे? 7 - 3 = 4। तो हमारे आंसर क्या आ गए? 6, 5 और 4। यहां तक समझ में आ गया? यानी कि ये बात समझ में आ गई कि हमने स्टैंडर्ड डाइस में 7 में से क्यों घटाया है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात समझ में आ गई कि हमें जोड़ 7 क्यों नहीं चाहिए। और ये समझ में आ गया कि अपोजिट जो साइड होती है उनको जोड़ 7 होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज की। नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, डाइस दिखाता हूं, 3 4 5। अब यहां पे जो 3 4 5 है उसको देखो। अब यहां पे भी हमें ये चेक करने के लिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, हम जोड़ करेंगे। इन 3 संख्याओं में से किसी 2 संख्याओं का जोड़ करेंगे। सबसे पहले करते हैं 3 और 4 को। 3 + 4 = 7। उसके बाद करते हैं 4 और 5 को। 4 और 5 = 9। और थर्ड करते हैं 5 और 3 को। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब हमारे पास जोड़ क्या आए? हमारे पास जोड़ा है 7, 5 और 4 9 और 5 और 3 8। समझ में आई बात? किसी का जोड़ 7 है? बिल्कुल है। किसका जोड़ 7 है? 4 और 3 का जोड़ कितना आ गया? 7 आ गया। अब इनका जोड़ 7 है तो ये डाइस कौन सी होगी? नॉन स्टैंडर्ड होगी। क्यों? क्योंकि साथ लगते ही जोड़ 7 आ गए। अब अगर साथ लगते ही जोड़ 7 आ जाएंगे तो मुझे 3 के अपोजिट 4 चाहिए था स्टैंडर्डाइज होने के लिए, पर वो तो साथ में बैठा है, तो इसका मतलब वो अपोजिट में नहीं आ सकता। यानी कि ये डाइस कौन सी है? ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, अमानक है। अब ऐसे केस में मैं इस डाइस से खेल नहीं सकता। बात समझ में आई? पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, वो पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि 3 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट बताओ, 5 के अपोजिट बताओ, वो पूछ सकता है। जबकि डाइस कौन सी है? नॉन स्टैंडर्ड है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम पहली बात तो यही बोलेंगे कि क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता। फिर भी क्वेश्चन के कुछ आंसर निकल सकते हैं, जैसे 3 के अपोजिट कौन कौन से नहीं आ सकते और कौन कौन से आ सकते हैं, समझते हैं। 3 के अपोजिट हम सारी संख्याएं लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 3 के अपोजिट 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो सकती, तो 3 के अपोजिट 3 तो हो ही नहीं सकता। अब एक और चीज हमने सीखी थी पीछे, क्या? कि 3 के जो साथ में बैठे हैं वो भी अपोजिट में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कि 6 के साथ 5 बैठा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 6 के साथ 5 बैठा है, तो 6 के अपोजिट 5 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साथ में बैठा है। तो ऐसे यहां पे 3 के साथ कौन बैठा है? 4 बैठा है और 5 बैठा है, तो 3 के अपोजिट ना तो 4 हो सकते ना 5 हो सकते। तो इसका मतलब हमारे पास 3 के अपोजिट ना तो 3 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 5 हो सकता। तो होगा कौन? 1 होगा, 2 होगा और 6 होगा। तो हमारे आंसर आ जाएंगे कि 3 के अपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होंगे। कौन होगा हमें मालूम नहीं है। सेम आंसर आ जाएगा 4 के अपोजिट और सेम आंसर आ जाएगा 5 के अपोजिट। समझ में आ गया यहां तक? यानी कि ये सिंगल डाइस थी जो अभी तक हमने समझी थी। यानी कि हमारे पास एक सिंपल सा एक ही डाइस दी गई थी जिसकी 3 भुजाएं हमें दिखाई दे रही थी और हमें ये देखना था कि डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। यहां तक समझ में आ गया?
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दो डाइसों की, यानी कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन समझे थे वो सिंगल डाइस के समझे थे। एग्जाम्स में सिंगल डाइस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम्स में सिर्फ 2 डाइस के, 3 डाइस के या 4 डाइस के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब जो अभी तक हमने समझा था वो सिर्फ बेसिक था, जो आने वाले क्वेश्चन को हमें समझाएगा या हमें समझाने में, उनको करने में हमारी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं 2 डाइस की। जब हमारे पास 2 डाइस आती हैं तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और हमें कैसे आंसर निकालने हैं। बात करते हैं इन 2 डाइस की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, 2, 3 और 4। पहली डाइस के अंदर जो 3 साइड हमें दिखाई दे रही है वो क्या है, 2, 3 और 4, और दूसरी के अंदर क्या है, 4, 5 और 6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमारे पास 2 डाइसें आएंगी, ये सिर्फ 2 डाइस के लिए ये चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे पास 2 डाइस आएंगी तो हम उन दोनों डाइसों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना करेंगे। तुलना कब होगी, जब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, यानी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। अब आप मुझे एक बात बताएं यहां पे देख के कि इन 2 डाइसों में क्या कॉमन है। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों डाइसों के अंदर, तो 3 जो साइडें दिखाई दे रही है उनमें से एक साइड इन दोनों के अंदर कॉमन है। क्या साइड कॉमन है, 4। दोनों के अंदर 4 और 4 कॉमन है। अब ऐसे केस में जब एक कॉमन होता है तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन आया है हम उसको सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद उसी से स्टार्ट करके हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे, जैसे घड़ी घूमती है। अब हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, जब ये 2 क्वेश्चन हमें दिए गए 2 डाइस, हमसे पूछा गया था कि 2 के अपोजिट बताना है, 3 के अपोजिट बताना है और 4 के अपोजिट बताना है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। पहली डाइस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 4, 3, 2। समझ में आ गया। अब इसी के नीचे हम दूसरी डाइस के साइड को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी कि 4 के नीचे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 5 आएगा। तो क्या आ जाएगा, 4, 6 और 5। अब हमारे पास ये आंसर निकल गया है। क्या आंसर निकल गया है, 2 के नीचे क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5, और 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। 3 के अपोजिट क्या होगा, 6, 6 के अपोजिट क्या होगा, 3। अब 4 के अपोजिट 4 आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक संख्या 2 बार नहीं आ सकती है, रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केस में 4 के अपोजिट 4 आएगा नहीं। तो आएगा क्या, हमारे पास यहां पे कौन सी साइड पेंडिंग है, यानी कि कौन सी साइड बच गई है। 1 आया नहीं है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है और 6 भी आ चुका है। तो बचा कौन, 1 बचा। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। अब मेरे सभी क्वेश्चन के आंसर निकल गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट क्या लिख देंगे हम, 5। 3 के अपोजिट क्या लिख देंगे, 6। और 4 के अपोजिट क्या लिख देंगे, 1। यहां तक समझ में आ गया। यानी कि जब 2 डाइसें आती हैं और एक कॉमन होता है तो हम ऐसी सिचुएशन में क्लॉकवाइज चलते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन आता है वहां से स्टार्ट करके। समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड टाइप करते हैं 2 डाइसों वाले की ही। देखिए इसे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 6। पहली डाइस के अंदर 3 साइड दिखाई गई हैं। क्या क्या दिखाई दिया है, 2, 4 और 6। दूसरी डाइस में क्या दिखाई दे रहा है, 4, 6 और 5 दिखाई दे रहा है। अब हमें यहां पे अगेन क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जब भी 2 डाइसें आएंगी तो आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब बात करते हैं इधर, तो हमें जब यहां पे तुलना की, कंपैरिजन किया, तो क्या सिमिलैरिटी दिखी, हमें क्या कॉमन दिखा। अब यहां पे 2 साइडें कॉमन है। कौन कौन सी साइड कॉमन है, 4, 6, 4, 6 दोनों के अंदर है, यानी कि 2 साइड कॉमन है यहां पे। अब ऐसे केस में ये पहली टाइप से अलग टाइप है, यानी कि यहां पे हम क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे कौन बच गया, जब 4, 6, 4, 6 दोनों के अंदर कॉमन है, हमने उनको सर्कल कर लिया, तो बचा कौन, 2 बच गया, 5 बच गया। तो हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया कि 2 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 2। यानी कि जब 2 डाइसें हों और 2 साइडें कॉमन आ जाएं तो ऐसे केस में हमारे पास जो बच जाता है वो दोनों साइडें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है।
पर ऐसे केस में क्वेश्चन उसने पूछा था हमसे कि 2 के अपोजिट बताना है, 5 के अपोजिट बताना है और 6 के अपोजिट भी बताना है। अब ऐसे केस में अगर हमें 6 के अपोजिट बताना है तो क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं निकाल सकता। मैं यहां पे क्वेश्चन का आंसर क्या बोलूंगा कि भाई नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि जब 2 साइडें कॉमन होती हैं तो हम जो बच जाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। यानी कि यहां पे हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि 2 के अपोजिट 5 आएगा और 5 के अपोजिट 2 आएगा, बस इतना ही निकाल सकते हैं। फिर भी एग्जामिनर पूछना चाहता है तो हम आंसर देंगे। कैसे देंगे? कि 6 के अपोजिट हम सारी संख्याएं लिख देंगे। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6। अब समझते हैं, क्या 6 के अपोजिट 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो सकती, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब दूसरी चीज कि 6 के अपोजिट 4 और 2 आ सकते हैं। पहली डाइस देखो, 4 और 2 एक साथ बैठे हैं। अगर एक साथ बैठे हैं तो वो अपोजिट में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो 4 और 2 भी काट दो। उसके बाद सेकंड डाइस देखते हैं। सेकंड डाइस में 4 कट चुका है, 6 आएगा नहीं, तो बचा कौन? 5। तो 5 भी काट दो, क्योंकि 6 के साथ बैठा है 5, तो इसका मतलब वो भी अपोजिट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब 6 के अपोजिट ना तो 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना ही 2 आएगा, और 6 तो आएगा ही नहीं। तो बचा कौन? 1 और 3। तो हम आंसर क्या देंगे? 6 के अपोजिट या तो 1 है या 3 है। इनमें से कौन होगा मुझे मालूम नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर हम इतना ही निकाल सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या निकले? 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट या तो 1 है या 3 है। यहां तक समझ में आ गया? इससे आगे समझते हैं। बात करते हैं अगली टाइप की। अगली टाइप के अंदर हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि या तो एक कॉमन हो या 2 कॉमन हो। 2 डाइसों के अंदर या तो एक कॉमन हो या 2 कॉमन हो। अगर मैं बात करूं कि 3 कॉमन हो, 3 कॉमन कब होंगे? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3। अब ऐसे केस में 1 2 3 1 2 3 अगर 2 डाइस से मैं दिखा दूं तो उसके अंदर कॉमन क्या होंगे? तीनों के 3 कॉमन हो जाएंगे। अगर तीनों के 3 कॉमन हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि पहली डाइस दूसरी डाइस की या दूसरी डाइस पहली डाइस की फोटोकॉपी है, जीरोक्स कॉपी है, एज इट इज उसको लिख दिया गया है। तो ऐसे केस में वो क्वेश्चन 2 डाइस का रहेगा ही नहीं। वो क्वेश्चन किस डाइस का बन जाएगा? वो सिंगल डाइस का बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड टाइप है ये एक्चुअल में है ही नहीं, इसलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया इसको। अब बात करते हैं ऐसी डाइस की जिनके अंदर कॉमन बिल्कुल भी ना हो, जैसे ये है। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 2 डाइसें दी गई हैं। पहली डाइस के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3, और दूसरी के अंदर 4 5 6। अब अगर मैं बात करता हूं 2 डाइसों की, मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे पास 2 डाइसें आएंगी तो मैं उनके बीच में कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा। अब यहां पे कंपैरिजन करो। अब जब मैंने यहां पे कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि यहां पे कॉमन कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो मैं यहां पे इनका कंपैरिजन कर सकता हूं, तुलना कर सकता हूं? नहीं कर सकता। जब तुलना ही नहीं होगी, कंपैरिजन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं डबल डाइस वाले मेथड से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि डबल डाइस का मेथड क्या कहता है कि कंपैरिजन करने पर सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और अगर सिमिलैरिटी नहीं होगी तो सेकंड डाइस यानी डबल डाइस वाला मेथड लागू नहीं होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन करने पर सिमिलैरिटी नहीं मिली, तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करेंगे हम पहली डाइस को अलग कर देंगे, दूसरी डाइस को भी अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि दोनों को सेपरेट कर देंगे। जब मैं इन दोनों डाइसों को सेपरेट कर दूंगा तो पहली डाइस भी क्या हो गई? सिंगल, और दूसरी डाइस भी क्या हो गई? सिंगल। यानी कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बन गए, और वो क्वेश्चन किसके बने? सिंगल डाइस वाले। इसका मतलब क्या है कि पहली डाइस भी सिंगल है, दूसरी डाइस भी सिंगल है। पहली डाइस जो सिंगल है उस क्वेश्चन का आंसर भी हम सिंगल वाले मेथड से निकालेंगे, और दूसरी डाइस का आंसर भी हम सिंगल डाइस वाले मेथड से निकालेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 के अपोजिट और 5 के अपोजिट बताना है हमें। समझते हैं। पहली डाइस क्या है? 1 2 3। अब पहली डाइस 1 2 3 है तो मुझे ये देखना है कि ये डाइस है कौन सी, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है।
बात करते हैं, जब हमें मैंने पहले भी बताया है ये आपको, स्टैंडर्डाइज कैसे देखते हैं। जब हमारे पास 3 संख्याएं होती हैं तो हम उन 3 संख्याओं में से किसी 2 का जोड़ कर देते हैं। यहां पे करेंगे 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे किसी भी संख्या का जोड़ 7 नहीं है। जोड़ 7 नहीं है तो डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड। अब दूसरी डाइस की बात करते हैं। दूसरी डाइस में भी हम ऐसा ही करेंगे, जोड़ करेंगे। पहले करेंगे 5 और 4 का जोड़, कितना आ जाएगा? 9, 5 और 6 11, 6 और 4 10। इसका मतलब यहां पे भी जोड़ क्या है? 7 नहीं है। तो ये डाइस भी कौन सी हुई? स्टैंडर्ड होगी। दोनों डाइस कौन सी हैं? स्टैंडर्ड। तो यहां पे हमें ये मालूम चल गया है कि दोनों डाइस स्टैंडर्ड हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन में हम आंसर कैसे निकालते हैं? अब हमें यहां पे क्वेश्चन बोला गया है 2 और 5 के अपोजिट बताना है। तो 2 के अपोजिट कैसे निकालेंगे? 7 - 2 = 5 और सेकंड 7 - 5 = 2। समझ में आ गया? यानी कि 2 के अपोजिट 5 आ गया, 5 के अपोजिट 2 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया हमने? 7 में से माइनस क्यों किया? क्योंकि दोनों डाइस से कौन सी थी? स्टैंडर्ड थी। ये हमने पहले भी सीखा है कि जब स्टैंडर्ड डाइस होती हैं तो 7 में से घटा के हम आंसर दे देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो ऐसा ही है पर अलग कंसेप्ट पे है। देखिए यहां पे 3 4 5, पहली डाइस कौन सी है? 3 4 5 और दूसरी डाइस में क्या लिखा हुआ है? 1 6 2। हमारे पास 6 की 6 साइडें दिखाई दे रही हैं, पहली 3 दूसरी 3। पहली 3 में 3 4 5 है और दूसरी 3 में क्या है? 1 6 2 है। अब हम यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे सेम उसी तरीके से। हम देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन करने पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो ऐसे केस में कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिला कि कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो ऐसे केस में हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन नहीं कर सकते तो दोनों ही डाइसों को मैं अलग अलग कर दूंगा, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। जब मैं अलग अलग कर दूंगा तो दोनों डाइस क्या हो जाएंगी? सिंगल हो जाएंगी। पहली डाइस भी सिंगल, दूसरी डाइस भी सिंगल। पहले डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है ये देखने के लिए हम इनका जोड़ करेंगे। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 और 5 का जोड़ 9, 5 और 3 का जोड़ 8। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जोड़ 7 आ गया है तो डाइस कौन सी है? नॉन स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं दूसरी डाइस की। तो 1 + 6 = 7, 6 + 2 = 8, 2 + 1 = 3। इसका मतलब क्या है कि पहली डाइस भी नॉन स्टैंडर्ड है और दूसरी डाइस भी नॉन स्टैंडर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में जोड़ क्या आ गया हमारा? 7 आ गया। अब ऐसे केस में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे नहीं सकता। फिर भी अगर एग्जामिनर पूछना चाहता है, जैसे यहां पे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, तो ऐसे केस में हम 3 के अपोजिट सारी संख्याएं लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 के अपोजिट 3 होगा, सबसे पहले उसे काटो, 3 नहीं होगा। 3 के अपोजिट 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा, नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? या तो 1 है या 2 है या 6 है। यानी कि 3 के अपोजिट इन तीनों में से कौन है मुझे मालूम नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? अब 2 के अपोजिट निकालते हैं। 2 के अपोजिट क्या लिखेंगे? हम सारी संख्याएं लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 2 के अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, उसे क्रॉस कर दो। 2 के अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 के अपोजिट 6 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सभी एक साथ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन कौन हो सकता है? या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अब ऐसे केस में हमारा आंसर आ जाएगा 2 के अपोजिट या तो 3 है, या 4 है, या 5 है। मुझे मालूम नहीं है कौन सा इनमें से एक। समझ में आ गई बात? यानी कि यहां तक हमने 2 डाइस की 3 से 4 टाइपें सीखी हैं। पहली टाइप जिसके अंदर एक कॉमन होता है, दूसरी टाइप जिसके अंदर 2 कॉमन होते हैं, तीसरी टाइप जिसके अंदर 3 कॉमन होते हैं, और चौथी टाइप जिसके अंदर एक भी कॉमन नहीं होता। मेरे ख्याल से इससे अलग कोई टाइप नहीं होगी 2 डाइसों के अंदर। यहां तक समझ में आ गया? या तो एक कॉमन होगा, या 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, कोई भी कॉमन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इससे अलग टाइप की, समझते हैं। यहां देखिए, यहां क्या है? @ और डॉलर पहली डाइस के अंदर, और दूसरी डाइस के अंदर क्या है? डॉलर, ट्रायंगल और सर्कल। अब ये पहली वाली डाइसों से अलग हैं। यहां पे सिंबल आ गए हैं। आपने सभी ने देखा यहां पे क्या आ गए हैं? सिंबल आ गए हैं। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्या कि डाइसें हमारे पास 3 से 4 तरीके की आती हैं। कैसे? पहली डाइस जो अभी तक हमने सीखी थी, गिनतियां आएंगी, काउंटिंग आएगी 1 2 3 4 5 6। ऐसे केस में जब काउंटिंग आती है, कोई भी मिसिंग हो,
जैसे हमारे पास क्वेश्चन भी आए थे, जब एक कॉमन होता है तो एक मिसिंग रह जाता है, तो हम आंसर इजीली दे पाते हैं कि भाई ये मिसिंग था तो ये आंसर आ गया, एक नहीं था तो एक आ गया, दो नहीं था तो दो आंसर आ गया। पर यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि गिनती में तो हमें मालूम होता है कि 1 से लेकर 6 तक ही गिनतियां हैं। अगर उसमें 5 मिसिंग है तो आंसर 5 हो गया, 3 मिसिंग है तो आंसर 3 हो गया। पर अगर हमारे पास सिंबल आ जाएं और कोई एक मिसिंग हो तो हम नहीं बता सकते कि मिसिंग कौन सा है, क्योंकि सिंबल हमारे पास हजारों हैं। उन हजारों सिंबल में से एग्जामिनर ने कौन से 6 उठाए हुए हैं हमें मालूम नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही हमारे पास यहां पे अल्फाबेट भी आ सकते हैं। अल्फाबेट मतलब ABCD। अब ऐसे केस में कौन से 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, उन 26 अल्फाबेट में से कौन से 6 उसने ले रखे हैं मुझे मालूम नहीं है। तो इसी केस में भी, इसमें भी जब अल्फाबेट आएंगे हमारे पास तो वहां पे भी मैं नहीं बता सकता कि कौन सा मिसिंग है। एक मिसिंग अगर आ जाता है तो कौन सा मिसिंग है मैं नहीं बता सकता। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कलर्स के नेम भी आ सकते हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू। अब ऐसे केस में हमारे पास देखा जाए तो कई सारे कलर हैं। अब उन कई में से कौन से 6 एग्जामिनर ने ले रखे हैं मुझे मालूम नहीं है। तो इन 3 केसेस में कलर आ जाएं, अल्फाबेट आ जाएं या सिंबल आ जाएं तो जो मिसिंग होगा उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। पर अगर बात करें काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 6 की, वहां पे अगर मिसिंग आता है तो मैं आंसर दे पाता हूं। समझ में आ गया? करते हैं इस क्वेश्चन को। @ हैश और डॉलर, वहां पे कौन है? डॉलर, ट्रायंगल और सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डाइसें हैं। अब इन 2 डाइसों में हम सबसे पहले, जैसे हमने पीछे सीखा था वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब जब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, तो कॉमन कौन आया, सिमिलर कौन है? यहाँ पे सिमिलर कौन है? यहाँ पे सिमिलर डॉलर है। तो ऐसे केस में मैं डॉलर को सर्कल कर दूंगा और डॉलर से स्टार्ट करके मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। बात समझ में आ गई? हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है? क्वेश्चन दिया गया है @ के अपोजिट निकालना है और डॉलर के अपोजिट निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डॉलर, डॉलर, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे पहली डाइस के अकॉर्डिंग, फिर क्या लिखेंगे? हैश, हैश टैग लगा लो या हैश बोल दो, हैश। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? @ और फिर उसके बाद सेकंड डाइस, इसी के नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? सबसे पहले डॉलर, फिर क्या लिखेंगे? सर्कल, और फिर क्या लिखेंगे? ट्रायंगल। अब ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? @ के अपोजिट ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अपोजिट @। हैशटैग के अपोजिट क्या है? सर्कल, सर्कल के अपोजिट क्या है? हैशटैग। अगर मैं बात करता हूं डॉलर, डॉलर के अपोजिट डॉलर नहीं आ सकता, पर यहां पे सिंबल कौन सा आएगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 ही सिंबल मिले हैं यहाँ पे। मैं छठा सिंबल नहीं बता सकता अपनी मर्जी से कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो ऐसे केस में मैं किन के ऊपर बेस्ड हो गया? मैं ऑप्शन के ऊपर बेस्ड हो गया। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग ही मैं आंसर निकाल सकता हूं। अब आंसर करते हैं इसका। @ का पूछा गया था, @ का आंसर क्या दे देंगे हम? ट्रायंगल, क्योंकि हमने निकाला है @ का तो एग्जैक्ट निकला है। क्या आंसर निकलेगा? ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अपोजिट @। अब बात करते हैं डॉलर की। अब डॉलर की यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन शो कर देता हूँ, पहले मैंने आपको दिखाए नहीं थे, अब मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन क्या है? @ है, हैशटैग है, डॉलर है और स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पहला ऑप्शन @ हो सकता है, नहीं हो सकता, हैशटैग हो सकता है, नहीं हो सकता, डॉलर हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन कौन सा बचा? स्क्वायर। स्क्वायर आंसर क्यों दिया? क्योंकि ये छठा सिंबल है, इसलिए हम इसको आंसर कर देंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया? स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही समझते हैं ताकि आपको ये टाइप क्लियर हो जाए। समझते हैं, अगली टाइप समझते हैं। अगली टाइप के अंदर क्या लिखा हुआ है? ABC। यहां पे पहली डाइस के अंदर आप देखें क्या लिखा हुआ है? ABC, और दूसरी के अंदर क्या लिखा हुआ है? CDE। ये अल्फाबेट पे लिखी है भाई मैंने। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन किस पे है? अल्फाबेट पे है। पहले वाला क्वेश्चन किस पे था? सिंबल पे था। उससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? काउंटिंग की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं इन दोनों डाइसों की। इन दोनों डाइसों के अंदर ABCDE,
अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। दो डाइस हैं तो कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे कॉमन कौन निकल के आया, कॉमन कौन निकल के आया, सी कॉमन दोनों के अंदर निकल के आया। अब सी निकल के आया तो सर्कल कर लेंगे हम सी को और वहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। अब यहाँ पे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक तो पूछा गया है बी के अपोजिट निकालना है हमें और एक निकालना है सी के अपोजिट। करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं सी, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है हमें, तो सबसे पहले पहली डाइस के अकॉर्डिंग लिखेंगे सी। सी के बाद किसका नंबर आएगा, बी, और बी के बाद ए, तो क्या लिखेंगे हम, सी बी ए। इसी के नीचे हम सेकंड डाइस लिखेंगे। सेकंड डाइस का सबसे पहले लिखेंगे सी, फिर ई और फिर डी। हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आया, ए के अपोजिट डी आ गया, डी के अपोजिट ए आ गया, बी के अपोजिट ई आ गया, ई के अपोजिट बी आ गया और सी के अपोजिट। अब ऐसे केस में हमारे पास 6 सिंबल हैं। अब 6 में से मुझे 5 दिख रहे हैं, छठा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब ये छठा क्या एफ होगा, क्या छठा एफ होगा? पहले 6 ले रखे हैं एग्जामिनर ने, मुझे मालूम नहीं है। ऐसे केस में मैं सी के अपोजिट एफ लिख दूं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे एफ आंसर दे देते हैं अपने आप से ही, पर हम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं मालूम उसने कौन से 6 सिंबल उठा रखे हैं। अब हम बढ़ते हैं आंसर्स पे। सबसे पहले हमें आंसर देना है बी के अपोजिट। बी के अपोजिट तो हमारा डायरेक्ट निकला है, क्या आंसर आएगा, ई। ई के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ई। अब बात करते हैं सी के अपोजिट। अब सी के अपोजिट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब पहला ऑप्शन है ए, फिर बी, फिर सी और फिर जी। अब यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो सी के अपोजिट कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि ये 6th अल्फाबेट है जो मिसिंग था। यहाँ पे एफ नहीं दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पे कौन सा दिया है, जी दिया है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, जी हो गया। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक हमने लगभग 2 डाइसों की सभी टाइप पे कवर कर दी हैं, यानी कि हमने यहां पे टाइप पे कवर की है। या तो एक कॉमन होगा, या 2 कॉमन होंगे, या 3 कॉमन होंगे, या कोई भी कॉमन नहीं होगा। बात समझ में आई। हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप की डाइसें सीखी हैं। ऐसी डाइस जिसमें काउंटिंग आए, ऐसी डाइस जिसमें अल्फाबेट आए, ऐसी डाइस जिसके अंदर हमारे पास सिंबल्स आए। यहाँ तक समझ में आ गया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।